तो स्वागत है दोस्तों आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं दीपक विश्वकर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई फिजिक्स में अबव 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, मतलब 90 नंबर से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, जितना भी आप लाना चाहते हो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिजिक्स को पढ़ने की हमारी। क्योंकि मार्क्स लाना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले का खेल नहीं है। मार्क्स लाना एक खेल है जो आपको पूरे साल भर आपकी जो कुरिकुलम जो आपकी स्टडी रहती है कि आपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा उस पर मायने रखता है। एक दिन की तैयारी नहीं होती, पूरे साल भर की तैयारी। तो देखना है कि आज से हमें फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम एग्ज़ाम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सके। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पर। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई हम फिजिक्स के नोट्स भी सेल कर रहे हैं, तो नीचे लिखे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन बैच भी हमने स्टार्ट किए। इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स विथ मी so you can contact us on this WhatsApp number. Okay, let us start. So now we will talk about the how to get above 90% marks in physics. ठीक है। तो टॉपिक मैंने लिखी हूँ, जल्दी से फटाफट इन पर बात कर लेते हैं और बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब बात शुरू करते हैं फिजिक्स को पढ़ने की। सो सबसे पहले आपका था रेगुलर स्टडी। भाई किसी भी चीज़ में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो रेगुलर स्टडी कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि भाई आज ही मैं बैठूंगा, कसम खा के बैठूंगा, 5 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा और अगले 5 दिन में खोल के नहीं देखूंगा उस किताब को। ऐसा नहीं करना। 1-1 घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, पर उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, नियमितता रखिए कि आज मैं आधे घंटे फिजिक्स पढ़ाऊँ, कल मैं फिर पढ़ूंगा, परसों फिर, और ऐसे में डेली, है ना। 1 घंटे पढ़ना है तो आज 1 घंटे पढ़, पर ऐसा नहीं कि सारा एक बार में खा जाऊंगा। ठीक है ना। मुर्गी से अंडा लेना है तो उसे डेली अंडे देने दो। उसका पेट चीर के अगर अंडे निकालोगे तो मुर्गी मर जाएगी और आप जानते हो अंडे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वही है, रेगुलर स्टडी पर ध्यान दीजिए, है ना। कंसिस्टेंसी रखिए पढ़ाई में और बढ़िया मज़ा आएगा। दूसरा, भाई फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस टू सॉल्व डेरिवेशन बाय डायग्राम, है ना। डेरिवेशन होते हैं, वही फिजिक्स का दूसरा नाम है डेरिवेशन। अब डेरिवेशंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं कि फलाने का डेराइव करो या फलानी फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव करो। ठीक है, तो हम डेरिवेशन तो करते हैं लेकिन हमें उसको एक रटने की आदत होती है, जबकि फिजिक्स में रटने वाला कुछ है ही नहीं, सब समझने वाला। और किसकी हेल्प से समझना है? उसके डायग्राम से। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर देते हैं और डायग्राम बाद में चिपकाते हैं। ऐसा नहीं, डायग्राम पहले बनाना, उस डायग्राम को देखकर उसकी मैकेनिज्म समझकर, उसके पीछे का फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे समझकर उसे मैथमेटिकली सॉल्व कर देना। ठीक है, देखना हमने वीडियो बनाई है 12th फिजिक्स को लेकर, 1st-2nd चैप्टर डाले हुए, आगे के भी हम डालेंगे। तो आपको डायग्राम से डेरिवेशन को सॉल्व करने की आदत डालनी है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। भाई डेरिवेशन क्या रहते हैं, कभी कभी उलझे हुए रहते हैं और उन्हें हुबहू हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो उन्हें आप जब किसी एक डेरिवेशन को करना है आपको, तो उसे कम से कम एक बार जब आप बैठो तो एक बार उसे देखकर लिखिए, एक बार कॉपी सामने रख लीजिए, सारा लिखिए, एक बार कोशिश करिए बगैर देखे लिखने की। फिर जब आप बगैर देखे लिखोगे तो आपको कुछ मिस्टेक्स आएंगी, स्वाभाविक है, शुरुआत में गलतियाँ निकलेंगी, तो उन गलतियों पर गोला लगाओ। ठीक है, खुद ही चेक करो। फिर फाइनली तीसरी बार आप उसे बिना देखे कोशिश करो कि मैं पूरा सही लिखूँ, और डेफिनेटली मैं आपको मतलब ये इंश्योर करता हूँ कि आप 3rd टाइम उसे बिल्कुल सही लिखोगे। और ऐसे आपने 1-2 दिन प्रैक्टिस कर ली तो आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से ध्यान रह जाएगा। अगली बार केवल आपको एक बार उसे नैरो, तो एक मतलब सरसरी निगाह डालनी पड़ेगी, उस पर आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमें अपनाना है डेरिवेशन। डू सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ रिलेटेड विथ योर डायग्राम। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमने जिस भी डेरिवेशन को किया है, इससे क्या होगा? पहली बात तो उस डेरिवेशन के पीछे छिपा जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसे आप अप्लाई कर पाओगे कि हमारे डेली लाइफ में आखिर ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होगा, है ना, न्यूमेरिकल से। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसा नहीं बताया जाता कि फलाने चैप्टर से डेरिवेशन आएगा और इससे न्यूमेरिकल आएगा। मतलब हो सकता है जिससे कभी डेरिवेशन आता है उससे न्यूमेरिकल आ जाए, या जिससे न्यूमेरिकल आता है उससे डेरिवेशन आ जाए। इसलिए कोशिश करें कि हम जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका कम से कम 1 से 2 उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें ही करें। खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड वालों को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ते। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करें, बहुत आसानी से आपको बुक्स में मिल जाते हैं पीछे की ओर, और साथ में भी कई बार उसके एग्जांपल्स दिए। तो उससे आपको उसका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा, जो मेन उसकी एक्सप्रेशन आएगी डेरिवेशन की,
वो आपको समझने में मदद मिलेगी और वो ध्यान रहेगी। तो कभी आप डेरिवेशन करोगे तो भले बीच में आपने कुछ भी गड़बड़ की हो, लेकिन फाइनल आपको आंसर तो पता रहेगा इवन, और आप आंसर ठीक लिखाओगे तो जो चेक करने वाला रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर देखता है, थोड़ा बीच में देखता है, और अगर आंसर सही हो तो इन डेप्थ में वो नहीं जाता अगर आपकी राइटिंग आपने ठीक ठाक लिखी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करो, इससे आपको एक तो उसका फाइनल फॉर्मूला ध्यान रहेगा और दूसरा उसका अप्लाई समझ में आएगा, तो उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तीसरा आपका न्यूमेरिकल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी ऑन 5 पॉइंट्स। भाई फिजिक्स के अंदर क्या मेजरमेंट ही अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र ही तो कर रहे हैं। जैसे 12th की बात करें तो 12th में आप क्या करते हो, तो 12th में सबसे आप पहले पढ़ते हो चार्ज को, फिर पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर दूसरे चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो, फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ते हो, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, कैपेसिटेंस पढ़ते हो। तो ये है क्या, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी। और कभी भी एग्ज़ाम में फिजिकल क्वांटिटी आ जाए या आपको नॉर्मल भी लिखना हो तो हमेशा याद रखो फिजिकल क्वांटिटीज़ को 5 पॉइंट्स पर डिफाइन करो। अगर उसके अंदर ये पॉइंट्स है तो कौन कौन से, इससे आपको कोई एक सिंगल नंबर नहीं काट। सबसे पहले उससे रिलेटेड डेफिनेशन लिखो, है ना। जैसे हम यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करें हम, विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक फॉर एग्जाम्पल ले ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डेफिनेशन दे दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कि भाई किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु किसी आवेश द्वारा जितने बल का अनुभव किया जाता है एकांक आवेश द्वारा, उसे उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा उसका फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं भैया, फॉर्मूला हो जाएगा F/Q, है ना, फोर्स अपॉन चार्ज। उसके बाद में यूनिट, तो यूनिट इससे निकल जाती है, तो ऊपर फोर्स की यूनिट मतलब न्यूटन और नीचे चार्ज की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, कूलम। तो आपने इसकी यूनिट डिफाइन कर दी। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इससे ही आ जाता है हमारे मेन फार्मूले से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशंस होती है mLT-2 और नीचे चार्ज की डायमेंशंस होती है T। इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ तो क्या आ जाएगा, m L ऐसा कैसे ही T को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T-3, A ऊपर जाएगा A इनवर्स, इसकी डायमेंशंस लिख दी, है ना। तो चौथा पॉइंट क्या, डायमेंशंस। पांचवा पॉइंट क्या, नेचर। नेचर मतलब भाई ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में ये वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बता दो, मतलब सदिश है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही जिस दिशा में बल रख रहा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की हो। तो इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हमें डिफाइन करना हो एग्जाम में, टेस्ट में, तो 5 पॉइंट याद रखो, उंगलियों पे गिन लो इन्हें, कि भाई सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर फॉर्मूला करेंगे, फिर उसकी यूनिट करेंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे, और देन उसका नेचर मतलब वो स्केलर है या वेक्टर है। ऐसा आप करोगे तो एक सिंगल नंबर कोई नहीं काटेगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल से लिखते जाओ डायरेक्ट डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला, फिर यूनिट लिख के यूनिट, डायमेंशन लिख के डायमेंशन। इतना क्लियर दिखाई देगा कि एग्जामिनर आपको तुरंत राइट करके और आगे बढ़ जाएगा अच्छे मार्क्स देकर, है ना। उसके बाद में 5th पॉइंट है प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, क्या हर सब्जेक्ट में, कि जब भी आप कुछ भी करो तो आजकल के बच्चों की हैबिट हो गई हमें नोट्स मिल जाए, हम पढ़ लेंगे, हमें नोट्स मिल जाए। तो ये आदत बदलो। हाँ, दूसरे के नोट्स से हम मदद ले सकते हैं, जैसे हम भी नोट्स सेल करते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि इन्हें रखो अपने पास, पर इन्हें देखकर एक बार अपनी हैंड राइटिंग में अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी भी और हमेशा भी काम में आएगी। आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स का एक इम्पोर्टेंस समझ में आए, तो क्यों नहीं भाई अच्छी आदतें आज से ही डाल लेते हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स स्वाभाविक है, जब आप लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अरे ये ऐसा इसमें क्यों लिखा रहा है, ये तो हमने हमारे टीचर से पढ़ नहीं पाए थे, पूछेंगे, ये डाउट आ गया। ये कब आएगा, जब आप हाथों से लिखो। ठीक है, तो भाई हैंड रिटन नोट्स तो बनाने ही चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। अगला, रिमेंबर सम बेसिक फार्मूलाज एंड फाइनल फार्मूला ऑफ डेरिवेशन। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ें, मेन फिजिकल क्वांटिटी, जैसा भी मैंने कुछ गिनाई थी आपको, कि चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, और आगे हम जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह की जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
उनके आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है F/Q, पोटेंशियल का हो जाता है वर्क अपॉन चार्ज W/Q, ठीक। कैपेसिटेंस का हो जाता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, है ना। रेजिस्टेंस का हो जाता है V/I। तो ऐसे इन मेन फार्मूलाज को तो रट लो। ऐसा किया करो कि एक फर्स्ट चैप्टर में जितने मेन फार्मूलाज हैं उनका इधर नाम लिखो, इधर फार्मूला लिखो, और एक पेज पर इसे लिख लो और उसे अपने उस रिलेटेड चैप्टर के कहीं भी या फ्रंट में या पीछे के पेज पे लगा दो, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाया करेगा वहाँ से, तो फॉर्मूले याद रह जाया करेंगे, है ना। और आप देखते हो कि जब भी कोई बड़ा डेरिवेशन करते हो छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, तो इन्हें याद रखना सीखो, थोड़ा सा रिमेंबर करना सीखो। याद कब रहेंगे, जब इनसे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल आप लगाओगे, इनके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे, फिजिक्स का वैसे ही ध्यान रह जाना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेशन। किसी भी डेरिवेशन के लास्ट में जो फॉर्मूला आता है, जैसे हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की, तो कूलाम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला आता है = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो इसे ध्यान रखो डायरेक्ट कि हम कूलाम्स लॉ करेंगे, ये आना चाहिए। बायो-सेवर्ट्स का लॉ करते हैं तो इसमें आता है μ0/4π IDL sin θ अपॉन r²। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे से, इन फॉर्मूला को अलग पेज पर लिखो और हर डेरिवेशन का कोशिश करो कि फाइनल फॉर्मूला हमें रिमेंबर रहे, है ना, ये कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमने लिखा हुआ। अगला लिखा हुआ राइट नीट एंड क्लीन विद डायग्राम। किसी भी डेरिवेशन को करो तो इतने शानदार तरीके से लिखो। देखो भैया, राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो इतनी, खैर मेरी तो बहुत यहाँ पर गंदी राइटिंग दिखाई दे, पर लिखने का तरीका इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए। पता है बच्चों की राइटिंग अच्छी होती फिर भी नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि हम बीच में गैप नहीं देते हैं ना। कभी कभी हाँ, एक वीडियो हम इसी पे प्रिपेयर करेंगे कि हैंड राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जा सके, या एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कैसी हैंड राइटिंग हमें लिखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जब बात करेंगे। तो लिखने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा हो। डायग्राम कोशिश करें कि हम पेंसिल से ही बनाएं, क्योंकि पेंसिल से हुई गलतियों को मिटाया जा सकता है ना। कुछ रहते हैं अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छे रहते हैं आर्ट में, तो पेन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करें पेंसिल से बनाएं, क्योंकि उससे जो मिस्टेक होगी हम उसे मिटा के दोबारा बना सकते, है ना। तो बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है डोंट स्केप एनी क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम या टेस्ट या कुछ भी आपका यूनिट टेस्ट कुछ भी चल रहा हो, छोटा टेस्ट हो बड़ा टेस्ट हो, कोशिश करिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें कि सर ये तो हम पढ़ ही नहीं पाए थे, और सर पढ़ा भी था और ध्यान नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दिया। ये गलती कभी मत कीजिए, इस गलती को सुनिए। कुछ तो याद होगा, एक लाइन तो याद होगी, अरे हेडिंग तो याद होगी, उसका कुछ चित्र बनाया होगा, डायग्राम, वो तो याद होगा। एनीथिंग एल्स विच यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और नहीं भी पता है तो किसी दूसरे क्वेश्चन का तो पता होगा। इसलिए स्किप कभी नहीं करना किसी भी एग्ज़ाम को। होता क्या, छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत जो चांस रहता है 1-आध नंबर का वो भी खत्म हो जाएगा। छोड़ने पे क्या हो, खाली पेज के देगा क्या आपको एग्जामिनर नंबर। इसलिए लिखिए, है ना, राइट समथिंग, छोड़कर मत आइए, भले आखिरी में लिखिए, है ना। पहले वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो लिखिए भाई, स्किप मत कीजिए। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, छोड़ देना कि सर याद ही नहीं था, कुछ भी नहीं याद था। अरे दूसरा तो याद है, कुछ तो याद है, बस इंग्लिश में पेपर दे रहा हो सो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में दे रहा हो सो हिंदी में लिखो, ठीक है। 9th वाला, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर एंड आफ्टर दी लेक्चर, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं कि भाई जो टीचर ने पढ़ा दिया लेक्चर में वो काफ़ी, और जो हमने 500-600 रुपये की हमारी जो बुक खरीदी है वो घर पर बेचारी बैठी हुई है, ठीक है, रखी हुई है, उसे खोला नहीं, उसके पेज इतने नए हैं कि ऐसा लगता है कि दुकान अपनी यहीं थी, हमने उस दुकान से उठा के यहाँ रख लिया उसे शॉप से। तो उन किताबों का उपयोग कीजिए। जिस भी आपको टॉपिक को पढ़ाया गया है उस टॉपिक को आपको पता ही है कि आज हमें क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा घर से पढ़ कर आइए, अपने टीचर से पूछ लीजिए कल हम क्या पढ़ेंगे, बुक में उसे पढ़ के आइए, फिर क्लास में उसे पढ़िए, तो आपके समझने का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे जाएगा, आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आए। फिर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में एक बार घर आकर फिर से बुक से उसे पढ़िए। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो टीचर आपको भूल जाते हैं बताना, क्योंकि टीचर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, टाइम कम है लेक्चर का, सिलेबस ज़्यादा है,
तो कभी कभी टीचर नहीं बता पाता, भूल जाता, माइंड से निकल जाती। लेकिन बुक कभी नहीं भूलती, जो लिखा है सो लिखा है। अगर उसे आप पढ़ लोगे तो आपके ध्यान में आएगा, अरे एक नई चीज़ पता चली, अरे इसमें ये कुछ लिखा हुआ, ये टीचर बताना भूल गए थे। तो आपके मन में डाउट आएंगे, फिर आप टीचर से पूछ पाओगे, तो आपको जो समझने का एक्सपीरियंस और फिज़िक्स को समझने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हमारे जब भी लेक्चर हो उससे पहले भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ें थोड़ी सी। आपका टीचर ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िक्स में कितने पेज पढ़ा पाता होगा टेक्स्ट बुक के आधे एक घंटे के लेक्चर में? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है फिज़िक्स की बुक में। एक टॉपिक समझाने में कभी कभी घंटों बीत जाते हैं, है ना। जब आप देखोगे अरे ये तो 2 ही पेज का टॉपिक है, सर ने हमें से 1 घंटे में एक्सप्लेन किया, बट वो ज़रूरी था 1 घंटे में एक्सप्लेन करना उस। लेकिन पेज पढ़ने में कितना सा टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट समझ के भी पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भाई टेक्स्ट बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है हमें। और 10वां पॉइंट तो ये भी ध्यान रखना है, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर स्टडी टिप्स, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और मैथ्स और फिजिक्स हम पढ़ाई रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ये जेन्युइन पॉइंट मैंने ही निकाले हैं। और कभी कभी मन में आता है अरे सर के कितने नंबर आए थे, जो सर हमें बता रहे हैं कि 90%, तो सर के भी बढ़िया नंबर थे फिजिक्स में, मेरे 92 मार्क्स हैं। तो भले ज़्यादा ना हो पर 90 प्लस तो है ना, इसलिए मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि 90 मार्क्स कैसे ला सकते हैं ना। तो कभी हम राइटिंग के टॉपिक पर भी बात करेंगे कि राइटिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे। हाँ, इंग्लिश में थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसे आपको अजीब दिख सकती है, बट हिंदी की राइटिंग हमारी अच्छी है, हम आपको राइटिंग टिप्स भी देंगे समय आने पर। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय यू ऑल।